बल्कि प्रफुल्ल भी बिगड़ गया था। लेकिन लकी ने जब प्रफुल्ल को यह सारा मामला शिवराज को बता देने की धमकी दी तो वो शांत हो गया और उसने शांतनु को अपने पैर पीछे खींचने के लिए कह दिया। शांतनु भी थोड़ी देर तक तो सोचता रहा और उसके बाद में आखिर में उसने हाँ कर दी। सब लोग इस चीज से खुश हो गए थे कि विराज की कंपनी अब उसके ही पास में रहने वाली थी। वो सब लकी को बहुत इज्जत भरी नजरों से देख रहे थे। लकी के लिए उनके दिल में सम्मान और ज्यादा बढ़ गया था। एक जरा सी बात से उसने सारा मामला ही पलट दिया और ये देखकर वो सब लोग उसके जैसे दीवाने हो गए। इधर शांतनु, मुरारी और उसके पिता, बाकी लोग जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, उनके चेहरे सूजे हुए नजर आ रहे थे। उन्हें सांप सूंघ गया था और अब उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अपना कहने के लिए उनकी जिंदगी में कोई बचा ही नहीं था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ में ये क्या हुआ था। अब वो लोग इस कंपनी में रहने वाले थे या नहीं रहने वाले थे, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था। क्या बात है शांतनु भाई, आप इस कंपनी को खरीदने से मना क्यों कर रहे हैं? सारा खेल हमारे हाथ में है, तो फिर आप अपने पैर पीछे क्यों खींच रहे हैं? अब्बास ने शांतनु से पूछा और बाकी सब लोग भी उससे यही सवाल करने लगे। तुम्हें क्या लग रहा है मैं ये सब जानबूझकर कर रहा हूं? मेरे जो बॉस हैं, जो मेरे पीछे खड़े हैं, उन्होंने मुझे ये सब करने से मना कर दिया है, इसलिए मैं पीछे हट गया हूं। शांतनु ने बेबस होते हुए कहा। वो तो मुरारी से भी ज्यादा इस कंपनी को खरीदने के लिए आतुर हो रहा था, लेकिन उसके हाथ में अब कुछ बाकी नहीं रह गया। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मुरारी लाल ने पूछा। शांतनु को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए था। वैसे भी उन लोगों ने उसके ही कहने पर अपनी सारी जिंदगी उसके नाम कर दी थी। ऐसे में अब उनका जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई कौन करने वाला था? हाँ शांतनु भाई, अब आपने जब इसे लेने से मना कर दिया तो इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? हाँ, आपने तो हमें कहा था कि हमें पैसे भी मिलने वाले हैं और साथ में हमें यही नौकरी वापस मिल जाएगी, तो अब ऐसे में क्या होगा? आप अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हो शांतनु भाई, ऐसे नहीं चलेगा। अब आपको ही हमारे नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। एक के बाद एक लोग शांतनु के ऊपर चढ़ते जा रहे थे। सब लोगों ने ये सब उसके ही कहने पर किया था। शांतनु को सब लोग घेर कर खड़े हो गए थे और उससे अब जवाब मांग रहे थे। देखिए, आप सब लोगों का कहना सही है और मैं उस बात को समझ भी रहा हूं। आपकी मदद करने के लिए मैं आप सब लोगों को 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। इसके अलावा आप हमारी कंपनी में आकर काम भी कर सकते हैं। मेरे पास में आप लोगों को देने के लिए इसके अलावा अभी और कुछ नहीं है, शांतनु ने कहा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की तो सब लोगों में जैसे अशांति और रोष फैल गया। उन्हें सब चीजें पच भी नहीं रही थी। ऐसा कैसे हो सकता था? उन्हें तो 200 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, लेकिन उसकी जगह उन्हें मिल रहे हैं सिर्फ 10 लाख रुपए। ये तो लेने के देने हो गए थे। कोई भी शांतनु किस बात से खुश नजर नहीं आ रहा था। नहीं, ये गलत बात है। 10 लाख रुपए क्या होते हैं? इतनी तो मेरे यहाँ 1 महीने की तनख्वाह थी। हाँ, मैं खुद यहाँ 1 लाख रुपए महीना कमा रहा था और इसके अलावा मुझे बोनस भी मिलता था। और क्या मतलब है? हम लोग आपकी कंपनी में काम करें? हैं? आपकी तो गिन के साथ 8 ही कंपनी है। विराज के सामने तो आपका ग्रुप कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप वहां के जनरल मैनेजर को 5 लाख रुपए महीने से ज्यादा कुछ दे भी पाएंगे। हम सब यहाँ उससे ज्यादा कमा सकते हैं। ऐसे में ये तो हमारे साथ धोखा हुआ ना। जब सब लोगों के सुर शांतनु के खिलाफ बुलंद होने लगे तो शांतनु ने चिल्लाते हुए कहा, आप सब लोग ना बस 1 मिनट के लिए चिल्लाना बंद करो। मैं जो कह रहा हूं आपको वो सही नहीं लग रहा क्या? लेकिन जो भी हालत है ना, वो सब आप लोगों के सामने है। भले ही हम विराज एंड कंपनी को खरीद नहीं पाए हैं, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि विराज एंड कंपनी खुद अपनी हालत को दोबारा सुधार पाएंगे? आप लोग ये बात याद रखें कि ये लोग अभी भी दिवाली ही हैं। हम कंपनी नहीं खरीद रहे, इसका मतलब ये नहीं कि इनके दिन सुधर गए हैं। इसलिए अब तुम यहाँ से जाने के बाद में ना वैसे भी नंगे के नंगे ही हो। तुम लोगों के पास में ना कोई पैसे बाकी नहीं रह गए, इसलिए मैं अब तुम लोगों को पैसे दे रहा हूँ और काम पर भी रख रहा हूँ। तो तुम्हें बुरा लग रहा है? हाँ? जैसे ही शांतनु ने इतनी बात कही तो सब लोगों की आंखों की चिंगारियां अब शांत हो गई थी और उन्होंने चिल्लाना भी बंद कर दिया था। शांतनु जो कह रहा था सही कह रहा था। वैसे भी विराज एंड कंपनी तो नीचे गिरने ही वाली थी और ऐसे में उन्हें अगर 10 लाख रुपए मिल रहे थे तो बहुत बड़ी बात थी। जब ये लोग दिवालिया हो जाएंगे ना, तो भी हम लोग इनकी कोई ना कोई कंपनी तो खरीद ही लेंगे। ऐसे में ना आप फिर हमारे पास काम मांगने के लिए मत आना, शांतनु के पिता ने कहा। बाकी लोगों को भी यही लग रहा था कि उनका भविष्य यहाँ पर ज्यादा अच्छा था। जिस हिसाब से सिचुएशन बन गई थी उस हिसाब से भी प्रफुल्ल शांतनु को जयपुर में अपना काम बढ़ाने के लिए पैसे तो देने ही वाला था और उस पैसे से वो वैसे भी जयपुर का सबसे अमीर आदमी हो जाने वाला था।
पुलिस जीप एम्बुलेंस गाड़ी ऐसे पूरे गांव में घूम रहा है सर, क्या बात है? चेकअप के नाम पर मेरी गाड़ी को आधा घंटा रुका दिया आपने। आतंकवादी जाने वाला था। तुम्हारा दिमाग तो काफी तेज है, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने शातिर होगे, प्रफुल्ल ने उसके कान में कहा। उसका फोन अभी भी चालू था और वो उससे बात कर रहा था। वैसे भी अब जब उसने विराज के परिवार को अपना दुश्मन बना ही लिया था, तो ऐसे में उसे अपने साथ में कुछ लोगों की जरूरत थी जो उसे सपोर्ट कर सकें। तो इसका मतलब है कि तुमने जो विराज के परिवार के साथ किया उसे तुम सुधारना नहीं चाहते हो? लकी ने फिर से शांतनु के चश्मे में देखते हुए पूछा। वो प्रफुल्ल से सवाल कर रहा था। अगर प्रफुल्ल अपना हाथ पीछे खींच लेता तो शांतनु जो कह रहा था वैसा भी कुछ होने वाला नहीं था और उन लोगों की हालत फिर से सुधर सकती थी। प्रफुल्ल लकी का गंभीर चेहरा अपनी स्क्रीन पर देख पा रहा था और उसे अपने दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। अगर उसके खुद के दादाजी भी इस मामले में उस आदमी से भी पूछताछ करते तो भी वो आदमी प्रफुल्ल के सामने अपनी जुबान नहीं खोलने वाला था। इसलिए प्रफुल्ल ने जो कदम उठाया था उसे वो वापस नहीं लेने वाला था। अच्छा, तो अग्रवाल परिवार के बच्चे अब अपने फायदे के लिए दूसरे लोगों के साथ में ऐसा कुछ करना शुरू कर देंगे? लकी ने फिर से शांतनु की आंखों में देखते हुए प्रफुल्ल से सवाल किया। प्रफुल्ल के दिमाग में क्या जोड़ तोड़ चल रही थी, लकी उसी के बारे में पता लगाने की कोशिश में था, लेकिन उसे इसके साथ में अपने परिवार की बहुत चिंता हो रही थी। अगर अग्रवाल परिवार की कमान ऐसे आदमी के हाथ में चली जाएगी जिसकी सोच इतनी छोटी थी, तो ऐसे में उसके परिवार का क्या हाल हो जाता। लकी को तो ये सोचते ही बहुत डर लग रहा था। लकी, ये तुम क्या बात कर रहे हो? तुम ना तो इस परिवार के बेटे हो और ना ही इस परिवार के पोते। ऐसे में ना तुम्हें अग्रवाल परिवार के बारे में बात करने का तो कोई हक ही नहीं है, ना ही कोई जरूरत। शांतनु ने लकी की तरफ देखते हुए कहा और फिर वो विराज के पिता की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, विराज के पापा, आप चाहें तो हम लोग इस सौदे को कैंसिल करके आपको आजाद कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद आप लोग सोच लेना कि आपका परिवार ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाला है। आपका लॉस होता ही रहेगा और एक दिन देखना कि आप लोग खत्म हो जाएंगे। आप लोग बहुत ज्यादा दिनों तक इसे चला नहीं पाएंगे और आपको ऐसी हालत में लाने वाला सिर्फ एक ही आदमी है, ये लकी, जिसे आप सिर पर बैठा करना अभी पूछ रहे हैं। लकी, मुझे तो लगता है कि विराज के पिता ने तुम्हें दिल ही दिल में ना गालियां भी देनी शुरू कर दी होंगी। शांतनु ने जोर से हंसते हुए कहा और वहां से बाहर निकलने के लिए मुड़ गया। जैसे ही वो जाने वाला था कि इतने में विराज के पिता का फिर से मन हुआ कि वो शांतनु को रोक ले और उसे अपनी कंपनी बेच दे। इस तरह से वो तो अपनी कंपनी को ज्यादा दिन तक वैसे भी नहीं बचा सकते थे और अगर ये कंपनी डूब जाती तो उन लोगों की हालत और ज्यादा खराब हो जाने वाली थी। वैसे तुमसे ये किसने कहा कि विराज एंड कंपनी का दिवाला निकल जाएगा? इतने में लकी ने शांतनु के रास्ते में आगे आते हुए कहा और फिर विराज के पिता की तरफ देखने लगा। उसकी शक्ल पर शर्मिंदगी और बेबसी साफ नजर आ रही थी। लकी शांतनु को रुकने के लिए इशारा करके उसके पास आया और बोला, अंकल, आपको ना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं 1 घंटे में आपकी कंपनी को उसी जगह पर लाकर खड़ा कर दूंगा जहां वो पहले थी। क्या बात है लकी, क्या ऊंची ऊंची दिए जा रहे हो। तुम दिए जा रहे हो और वो लिए जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि अभी तुम्हारी उस परिवार में चलेगी? आखिर क्या ठीक कर दोगे तुम 1 घंटे में? अरे मैं तुम्हें 1 घंटे की जगह 100 साल देता हूं, लेकिन तुम तब भी इन लोगों की ना हालत नहीं सुधार पाओगे। शांतनु ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसके कान में कोई आवाज नहीं आ रही थी। विराज, मुझे शिरीन ने बताया कि तुम्हें अपनी कंपनी को बचाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। वैसे अभी तुम्हें और कितने रुपयों की जरूरत है, मुझे बताओ, लकी ने पूछा। विराज के पिता ने जैसे ही ये सुना तो वो शिरीन और दर्शन की तरफ देखने लगे। इससे पहले खुद उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि लकी यहां पर कैसे आ गया था, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि उसे शिरीन ने बुलाया था। अभी तो 10,000 करोड़ रुपए से काम हो जाएगा। मुझे लगता है कि सामने वाले ने हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए सामने वाली कंपनी को 20,000 करोड़ रुपए दिए होंगे। ऐसे में अभी अगर हमें 20,000 करोड़ रुपए मिल जाए तो फिर हम गेम पलट देंगे और मामला ठीक हो जाएगा। विराज के पिता ने अपने दिमाग में सारा गणित जोड़ते हुए कहा और उनकी आवाज में अचानक से उदासी उतर आई जब उन्होंने कहा, लेकिन अभी मेरे हाथ में मात्र 1,500 करोड़ रुपए हैं। ऐसे में मुझे और 19,000 करोड़ रुपए कहां से मिलने वाले हैं इसका मुझे अंदाजा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यह काम हो पाएगा। जैसे ही 20,000 करोड़ रुपए का नाम सब लोगों ने सुना तो एक बार के लिए सब लोगों के मुंह सील हो गए। अगर जयपुर के सारे अमीर परिवार भी आगे आ जाते तो वो भी इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते। लकी, अब क्या हुआ? क्या अब तुम 1 घंटे में ठीक नहीं करोगे?
है तुम्हारे पास 20,000 करोड़ रुपए? शांतनु ने मुस्कुराते हुए कहा। विराज एंड कंपनी इज फिनिश्ड। मुरारी ने कहा, लेकिन लकी भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। लेकिन उसके मन में क्या चल रहा था ये बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। हर कोई बस उसे देख रहा था और उसके जवाब के आने का इंतजार कर रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी इतने पैसे देकर विराज एंड कंपनी को बचा लेता, या फिर लकी का ये दावा फेल हो जाने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।